So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are learning very great. तो आपका जैसे कि कल एग्जाम है तो आई नो यू ऑल वुड बी वेरी टेंस्ड। ठीक है, आई नो कि यू ऑल विल बी गोइंग थ्रू सच प्रेशर, ऑल्दो आप सबको काफी ज्यादा ब्रेक मिल गया था इस एग्जाम के लिए, ठीक है, इस बीएससी सब्जेक्ट के लिए। स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, एंड फॉर दैट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स की जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी एक वीडियो बना दूं। राइट, तो मैंने अभी एथिक्स एंड कल्चर की बनाई है, अब ये बनाऊंगा मैं अभी कल्चर एंड कम्युनिकेशन की, एंड आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर वन मोर वीडियो एंड दैट इज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, ठीक है, इसके बाद हमारा जो परसों का दिन है वो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत मोस्ट अवेटेड है, बिकॉज उसमें आप लोगों की बहुत प्यारी सीरीज लॉन्च होने वाली है जिसमें वी विल बी टेलिंग यू 100 days 100 पैसिव इनकम आइडियाज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर कॉलेज स्टूडेंट। राइट, तो उसमें आप सपोर्ट देना अपना, एंड जो उसका क्वालिटी होगा एंड जिस डेप्थ में आपको समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो आई डोंट थिंक एनी यूट्यूबर हैव डन येट। ठीक है, तो चलो अब जैसे कि आपका कल एग्जाम है तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो ये कल्चरल कम्युनिकेशन जो एग्जाम है आपका, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का 9 to 11 रहेगा, इवनिंग शिफ्ट का 2 to 4 रहेगा, या 9 to 10 रहेगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 4 होंगे जिसमें से 3 करने होंगे, एंड हर क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स होगी। एंड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे वैल्यू बेस्ड और थ्योरी थ्योरी बेस्ड, जैसे आपका उसका था एथिक्स एंड कल्चर का, जिसने पढ़ा हो। राइट, तो इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्पैथेटिक लर्निंग लिसनिंग, एंड सेकंड पॉइंट है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, हमें इन दो के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है कि ये दोनों होते क्या हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है? एम्पैथी का मतलब आपका, आई होप आपको पता होगा कि सीइंग द थिंग फ्रॉम अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होगा कि जब भी हम किसी चीज को उस तरीके से सुने, उस तरीके से सुने जिस तरीके से आप चाहते हो कि दूसरा दूसरा बंदा आपकी बातों को सुने। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है कि वो बहुत पावरफुल फॉर्म ऑफ लिसनिंग है जहाँ पे जो लिसनर है वो चीजों को समझता है एंड कनेक्ट करता है स्पीकर के इमोशंस के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ एंड पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है, इट गोज बियॉन्ड बाय जस्ट हियरिंग वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड सुनने से भी बियॉन्ड होता है, खाली इसमें ये नहीं होता कि हम दूसरों की बातों को सुन लिया, बल्कि इसमें आप फुली प्रेजेंट रहते हो एंड अटेंटिव रहते हो उस कम्युनिकेशन में जो दूसरा पर्सन आपके साथ कर रहा है, जो भी चीजें वो आपको बता रहा है। ठीक है, इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग के। फर्स्ट इज प्रेजेंस एंड अटेंशन। ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग में सबसे जो मोस्ट क्रूशियल थिंग होती है वो होता है कि आपको फुली प्रेजेंट रहना होता है उस पर्टिकुलर जगह पे, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। ठीक है, पूरा फोकस आपका किसी भी बात पे नहीं होना चाहिए, फोकस रादर आपका पूरा का पूरा स्पीकर की बातों पे होना चाहिए। ये होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग का पहला एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इमोशन। आपको उस इमोशन को भी समझना चाहिए जिस इमोशन से वो बंदा आपको बातें बता रहा है। सपोज कोई आपको बता रहा है कि आप वो बंदा पर्टिकुलर एक्सवाइजी बंदा पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो गया, एंड यू आर जस्ट लाइक प्रिटेंडिंग टू बी सैड, या फिर वो पता लग जाता है। बट इफ यू विल लाइक सी द थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग आप करोगे तो आप उस पर्सन के इमोशंस को एक्चुअल में फील कर पाओगे। ठीक है, रेसमेंट इमोशन बिहाइंड दोज वर्ड। ठीक है, तो वो तो वॉइस फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि आप लोग सच में उस बंदे के दुख में दुखी हो, या उस बंदे की सक्सेस में खुश हो, या फिर यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी और टू बी सैड। राइट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट है सस्पेक्टिंग जजमेंट्स। जो एम्पैथेटिक लिसनर्स होते हैं वो कंक्लूजन निकालने के पीछे नहीं भागते, ना तो वो ऐसी प्रीमेच्योरली एडवाइस देते कि अच्छा ठीक है तुम ये कर लेना। ठीक है, वो इस टाइप का कुछ नहीं करते, बल्कि वो स्पीकर को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, वो कोई भी जजमेंट निकालने की नहीं करते, जैसे मान लो किसी ने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी तो उसको सुनाने लग जाए, तो ये एक एम्पैथेटिक लिसनर नहीं हो सकता। एम्पैथेटिक लिसनर उसकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ना तो उसे एडवाइस देता रहेगा प्रीमेच्योरली, रादर व्हाट ही विल डू इज ही विल क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द स्पीकर जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए ओपनली। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वासुदेव, मतलब जो अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट नोट जिस पे लिखना है वो है वर्ड वासुदेवाय कुटुंबकम। सो वासुदेवाय कुटुंबकम का आपने वर्ड सुना होगा आपने, लाइक G20 का जो अपना इवेंट हुआ था इंडिया में,
तो उसमें भी जो हमारा टैगलाइन था वो था वासुदेवाय कुटुंबकम। तो व्हाट डज दिस वर्ड वासुदेवाय कुटुंबकम मीन? तो वासुदेवाय कुटुंबकम ये एक संस्कृत फ्रेज है जो हमारा पर्टिकुलरली फाउंड मिलता है हमें महा उपनिषद में, जो कन्वे करता है आइडिया। क्या आइडिया कन्वे करता है वासुदेवाय कुटुंबकम? कि जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, कि जो नेशन है, होल नेशन इज अ वन फैमिली। ठीक है, जो ये प्रोफाउंड कंसेप्ट है वो एम्फोसिस करता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, जो वासुदेव कुटुंबकम फ्रेज है वो एम्फोसिस करता है, मतलब वो दर्शाता है कि जितनी भी ह्यूमैनिटी है वो सारे इंटरकनेक्टेड है दूसरे से, कोई भी अलग नहीं है, हर कोई सेम है, बस सबका रेस कास्ट ये सब बन गया है हमारे ह्यूमंस द्वारा ही, वरना सारे ह्यूमंस क्या है, सेम है। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी एंड प्रमोट्स, और ये प्रमोट करता है वासुदेव कुटुंबकम सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम क्या करता है, प्रमोट करता है अ सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि हर कोई किसी का, हर कोई एक दूसरे का भाई बहन है, मतलब वो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हर कोई एक दूसरे का मित्र है। तो ये हो गया वासुदेवाय कुटुंबकम। ठीक है, अब जो ये फ्रेज है वासुदेवाय कुटुंबकम, ये इनकैप्सुलेट करता है वो बिलीफ कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और अर्थ पे कॉमन डेस्टिनी, सबका मकसद एक है। ठीक है, बिलीव दैट ऑल बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड शेयर अ कॉमन डेस्टिनी ऑन अर्थ। ये सजेस्ट करता है कि चाहे हमारे नेशनैलिटी में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, कल्चर में कितने डिफरेंसेस क्यों ना हो, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि ये सब चीजें नेशनैलिटी, कल्चर, रिलीजियन, ये सब बनाया है किसके द्वारा, क्या ह्यूमंस के द्वारा, क्या, तो ये चाहे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, हम सब ग्लोबली देखा जाए तो एक लार्ज ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट ही है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है ये इनकरेज करता है पीपल को कि हर किसी को ट्रीट करें हम एक हर हर किसी को ट्रीट करें हम विद काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। ठीक है, हर किसी को कैसे ट्रीट करें हम, काइंडनेस से, रिस्पेक्ट से एंड कंपैशन से। ठीक है, एंड ये वासुदेव कुटुंबकम ये भी कहता है कि इस दुनिया पे, इस कम्युनिटी में, इस ग्लोबल कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका जो वर्थ है, सबका कोई ना कोई वर्थ तो है, ऐसा कोई वर्थलेस बंदा कोई भी नहीं है अर्थ पे। हर किसी का कोई ना कोई रोल होता है जिसकी वजह से अर्थ नेचुरली रिवॉल्व, मतलब अर्थ पे सारी एक्टिविटीज हो पा रही है। ठीक है, कह रहे हैं आज के वर्ल्ड में जो वासुदेव कुटुंबकम है वो एक रिमाइंडर है, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, कि ये एक रिमाइंडर है कि जो जितनी भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है उन सबको एक्सेप्ट करा जाए। ठीक है, और डाइवर्सिटी को एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करा जाए, इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करा जाए, एंड जो हार्मनी एंड पीस है कंट्री में, हार्मनी, शांति को बढ़ाया जा सके अक्रॉस बॉर्डर। ये कॉल आउट करता है इंडिविजुअल्स एंड नेशंस को जो वर्क टुगेदर करते हैं। ठीक है, ये अप्रिशिएट करता है वासुदेव कुटुंबकम उन सारे नेशंस और इंडिविजुअल्स को जो कोलैबोरेटिवली वर्क करना चाहते हैं वर्ल्ड में, जिससे वो जो जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है, ठीक है, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है उन सबको बीट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, किन किन चीजों को हटा सकें, पॉवर्टी को, क्लाइमेट चेंज को, सोशल इंजस्टिस को हटाने के लिए ये कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स एंड नेशन है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और साथ में काम करना पड़ेगा इन चीजों को खत्म करने, राइट। सो बाय एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ वासुदेवाय कुटुंबकम हम लोग स्ट्राइव कर सकते हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, कि हम लोग पूरी मेहनत कर सकते हैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाने में जहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी हमेशा रहेगी, एंड इंश्योर करेंगे कि जो हमारा फ्यूचर है वो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर हो, सब किसी, हर किसी का, राइट। तो ये इसकी हिसाब से हो गया हमारा वासुदेवाय कुटुंबकम। अब सेकंड पॉइंट है कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ अ डीह्यूमनाइज्ड एनवायरनमेंट। डीह्यूमनाइज्ड एनवायरनमेंट क्या होता है? डीह्यूमनाइज्ड एनवायरनमेंट वो सेटिंग होती है जिसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज जैसे एम्पैथी, कंपैशन और रिस्पेक्ट, ये सब कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट होती है। ठीक है, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, एम्पैथी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ये हमारी कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट होती हैं, और इन एनवायरमेंट्स में जो इंडिविजुअल होते हैं उसको हम एक ऑब्जेक्ट और कम्युनिटी कमोडिटी, नॉर्मल सी कमोडिटी ट्रीट करते हैं, रादर देन एज यूनिक पर्सन विद इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, उसको उनको कोई रियल वैल्यू नहीं समझते उन पर्सन के ऑब्जेक्ट की, उनको सबको समझते हैं ये एक हमारा टूल है, ये टूल ऑफ प्ले है, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके हम जो ये फिनोमिनन है, मतलब जो ये डिह्यूमनाइज्ड वर्ड फ्रेज है, उसके क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, किन किन कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात कर सकते हैं डिह्यूमनाइज्ड एनवायरनमेंट के। फर्स्ट वन इज सोशल कॉन्टेक्स्ट।
सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सोसाइटीज में जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, वो सोसाइटीज आजकल के टाइम में जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और इनइक्वालिटीज रहती हैं, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को डीवैल्यू करा जाता है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करा जाता है किन किन फैक्टर्स पे, ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स विच यू गाइज वुड हैव बीन अवेयर ऑफ टू। ठीक है, सच एज अ रेस, एथनिसिटी, जेंडर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इन सब के बेसिस पे लोगों को बाइफरकेट करा जाता है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। इससे क्या होता है, इस दिस कैन लीड टू डीह्यूमनाइज्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे जो एम्पैथी एंड सॉलिडिटी है वो लैक करती है। हो गया सोशल कॉन्टेक्स्ट। सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, यानी विद इन वर्क प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो डीह्यूमनाइज्ड एनवायरनमेंट होता है वो अराइज हो सकता है ड्यू टू रिजिड हायरार्कीज। ठीक है, कुछ हायरार्की सेटअप हो रखी है, कास्ट हायरार्कीज हो गए, कुछ भी एक्सेसिव फोकस ऑन प्रॉफिट एंड डिसरिगार्डिंग, मतलब कि इसमें प्रॉफिट पे मेन फोकस करना, एक फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना, एंड जो भी एम्प्लॉयज वगैरह उनके यहाँ काम कर रहे हैं उन सबकी नीड्स को डिसरिगार्ड करना, उनको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमारा क्या करते हैं, ये सब चीजें होना भी एक डीह्यूमनाइज एनवायरनमेंट का कारण है। कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो इससे बर्न आउट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर में आ जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा। एंड उनको, जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे काम करेंगे, उनको एक सेंस ऑफ एलियनेशन फील होगा, एलियनेशन मतलब अलग अलग फील होगा उनको। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, कह रहे हैं आजकल की डिजिटल एज में जो भी वर्चुअल इंटरेक्शन होती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो वर्चुअल इंटरेक्शन होती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ वो भी समटाइम कंट्रीब्यूट करते हैं टू सेंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जैसे भी कहीं ना कहीं डीह्यूमनाइजेशन वाला कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे, वो आर रिड्यूस टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको रिड्यूस्ड हो जाते हैं टू स्टैटिस्टिक रादर देन बीइंग सीइंग एज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग विद, ठीक है, उनको बस हम जो भी टेक्नोलॉजी के सहायता से हम बस उनको, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको खाली एक प्रोफाइल की फॉर्म में या स्टैट्स की फॉर्म में कि इतने लोग हो गए, इतने लोग गए, इस फॉर्म में देखते हैं, रादर देन हम जैसे पहले के टाइम में देखते थे कि हर ह्यूमन बीइंग है और हर ह्यूमन बीइंग की एक डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। और फोर्थ वन इज कल्चरल एंड मॉरल डायमेंशन। तो इसमें जो ये भी एक कल्चरल मॉरल डायमेंशन भी एक ड्यूमनाइज एनवायरनमेंट का कारण है। इसमें जो ड्यूमनाइज एनवायरनमेंट होता है में ऑल्सो रिफ्लेक्ट ब्रॉडर कल्चरल और मॉरल डिके। ठीक है, ये क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर कल्चर और मॉरल डिके। ठीक है, जहाँ पे जो एथिकल नॉर्म्स होते हैं आपके, उन सबको एक्सक्लूड, मतलब एक्सप्लॉइट, एथिकल नॉर्म्स वगैरह को अनफॉलो करा जाता है। एंड जो बिहेवियर्स होते हैं वो मेन फोकस, जो जो भी बिहेवियर एंड प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती है, उनका मेन प्रायोरिटी क्या होता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करना रादर देन कम्युनिटी के बारे में सोचना। इससे क्या होता है, जो नॉर्मलाइज चीजें होती हैं वो भी एक्सप्लॉइटेड हो जाती हैं। ठीक है, दिस कैन अंडरमाइन सोशल कोहेजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कल्चर में, हमारे देश में जो सोशल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के प्रति, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे, हमारे कॉन्टेक्स्ट थे हमारे इसके डीह्यूमनाइज एनवायरनमेंट के। तो क्या कह रहा है ये कि अगर हम एड्रेस करेंगे डीह्यूमनाइज एनवायरनमेंट को, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा एम्पैथी, इंक्लूसिविटी एंड हर पर्सन की डिग्निटी का रिकॉग्निशन। इट इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग सिस्टम इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसमें इन्वॉल्व होगा हम इसमें इनइक्वालिटीज जो सिस्टम में हमारे फैली हुई है उनको चैलेंज करना, एथिकल लीडरशिप को प्रमोट करना एंड कल्टीवेट करना कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक प्रमोशन करना हमारे रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग के कल्चर का। ऐसा करने से जो भी सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो एक हेल्दियर और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगी, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो पूरा मेहनत करेंगे एंड कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली टू देयर कम्युनिटीज। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये कुछ लाइंस दे रखी हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कल्चर एंड कम्युनिकेशन की फॉर्म में। तो इसमें क्या कह रहा है, एज द डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल मिंगल देयर वाटर इन द सी, सो ओ लॉर्ड द डिफरेंट पाथ which मैन टेक थ्रू डिफरेंट एनर्जी वेज दे अपीयर और लीड टू दी। देखिए, ये भी पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा, ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कि अलग अलग जो स्ट्रीम्स होती हैं रिवर्स की, वो सारी एक समुद्र में समा जाती हैं,
उसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, वो एट द एंड क्या किसका पार्ट बन जाते किसका पार्ट होते हैं, वो एक लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। इस टाइप का ही आइडिया है इसका। तो इसको आइडिया को अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो आंसर 3, तो ये जो लाइंस हैं ये क्या एक्सप्रेस करती हैं, आइडिया एक्सप्रेस करती हैं दैट कि जैसे अलग अलग लोकेशन से अलग अलग स्ट्रीम मतलब रिवर से पानी आता है एंड वो इवेंचुअली सी में मर्ज हो जाती है, वैसे पीपल जो अलग अलग पाथ्स को फॉलो करते हैं अलग अलग टेंडेंसीज से इन्फ्लुएंस होके, कल्चर के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होके, अपने धर्म के बिलीफ्स के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होके अलग अलग वेरियस पाथ्स जो मेंस होते हैं पीपल्स होते हैं वो चूज करते हैं। येट इन सबका जो पाथ होता है अल्टीमेटली किस चीज पे होता है, इन टारगेट क्या होता है कि वो जो लॉर्ड है लॉर्ड की डिवाइन प्रेजेंस तक पहुंच पाए। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में जो स्पीकर है वो एक्नॉलेज करता है डाइवर्सिटी ह्यूमन बींग। ठीक है, वो स्पीकर है वो रिस्पेक्ट करता है जो भी ह्यूमन बींग्स के बीच में डाइवर्सिटीज हैं उनको एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ईच पर्सन में अप्रोच स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कि हर पर्सन जितने पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करें एंड और देयर परस्यू ऑफ ट्रूथ इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस के बाद भी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है वो सेम होती है, दैट इज कि कनेक्शन। हमारा मेन मोटिव क्या होता है अलग अलग फ्लोज को फॉलो करने का, कि हम जो डिवाइन पावर है उस पावर के कनेक्शन में हो पाए। जो कनेक्शन जो डिवाइन पावर का जिक्र कर रहे हैं हम, उसका जिक्र क्वेश्चन में किस नाम से करा गया है, ठीक है नाम से। ठीक है, विच रेफर्स टू द लॉर्ड। तो ये जो मेटाफर है, ये जो मेटाफर यूज करा है इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच का, ऑफ स्ट्रीम्स मर्जिंग इनटू द सी। ठीक है, ये क्या जो सी में मर्ज हो जा रही है, क्या हमारा दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोगों में यूनिटी रहनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम सब एक ही हैं। ये सजेस्ट करता है कि जो डिस्पाइट दी मल्टीट्यूड ऑफ पाथ्स, हमारे जो सबके पाथ्स हैं वो सब अलग अलग हैं, सबके अप्रोचेस अलग अलग हैं, फिर जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो हमें एक ही जगह पे लेकर जाती है, नो मैटर विच पाथ वी चूज। ठीक है, यही सब इसमें है। जो द लाइन्स does underscore the inclusivity and universality of spiritual path, highlighting that all sincere seekers, regardless of their background or methods, are ultimately drawn towards a deeper understanding and union with the divine essence। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है कि हमारा डिवाइन एसेंस तक पहुंचना ही मेन फोकस होता है हमारा। तो ऐसे ही करके आपका ये, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है, वैल्यू बेस्ड था ये। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते थे कि जैसे अलग अलग स्ट्रीम से सी में मिल जाते हैं, वैसे ही हर कोई अलग अलग चीजों को फॉलो करता है, अलग अलग बिलीफ वगैरह को, पर उसका जो मेन वो डेस्टिनी होती है उस हर किसी की एक होती है। ठीक है, इस टाइप का बड़ा चढ़ा के लिख सकते थे। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। So the question number 4 that comes up on your screen is the theme of a flowering tree, a woman's tale, resonates with our present day concerns about ecology and conservation of nature. Comment. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो फ्लावरिंग ट्री है, मतलब एक स्टोरी है आपकी, एक वुमेन, एक टेल है, ठीक है, एक कहानी है फ्लावरिंग ट्री के नाम से, जो किसने लिखी थी, A K रामानुजन जी ने लिखी थी। ये बताती है, दर्शाती है ये मतलब आपको पूरा दृश्य बताती है डीपली, जो भी आज आपके प्रेजेंट डे कंसर्न है उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, वो पूरा फ्यूचर पिक्चर दिखाने की कोशिश करती है कि आज की जो आपके प्रेजेंट डे वो है कंसर्न्स है अबाउट इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो आपका कैसे उसका उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसको कैसे आप बचा सकते हो उसकी मदद से, या उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि हमारे इन एक्शन से हमारे फ्यूचर पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज हम देखते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्मनी विद नेचर। तो जो टेल है ये रिवॉल्व करती है अराउंड अ यंग गर्ल। ये आपने टेल जरूर पढ़ी होगी अपने VSC सब्जेक्ट में, आपके टीचर ने जरूर पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये जो टेल है ये रिवॉल्व करती है, मतलब ये स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है एक यंग, ये जो स्टोरी है वो यंग गर्ल, एक यंग गर्ल के बारे में है, जिसके पास एबिलिटी थी कि वो फ्लावरिंग ट्री में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी खुद। ठीक है, तो ये जो मेटामॉर्फिस था, तो जो ये मेटामॉर्फिस था जिसमें वो खुद को फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट कर सकती थी, सिंबलाइज करता है कि इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन के जो ह्यूमन बींग्स है वो कितना कनेक्टेड है जो नेचर से, राइट। और सजेस्ट करते हैं कि जो ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड है उनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, एक हार्मोनियस, एक प्रेम पूर्वक रिलेशनशिप होनी चाहिए ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, तो इन टुडेज कंटेक्स्ट
जो ये थीम है ये इनकरेज करता है हमको टू रिकंसिडर आवर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ये थीम है हमारा फ्लावरिंग ट्री है वुमेन्स ट्रेल, ये हमें इनकरेज करता है कि हमें दोबारा एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के साथ। एंड साथ साथ जो ये थिंग है वो इनकरेज करता है us to reconsider our relationship with the environment and the importance of living in harmony। ठीक है, कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करे विद द एनवायरनमेंट एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या होगी ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर रादर देन एक्सप्लॉइटिंग द नेचर फॉर सेल्फिश गेन, राइट। इसमें वही कह रहे हैं कि आपको इसमें ये जब भी आप ये टेल कहानी पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है नेचर के साथ अपनी दोस्ती रखना इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेचर फॉर आवर ओन सेल्फिश यूज, राइट। ठीक है, तो ये एक हो गया ट्रांसफॉर्मिंग इन हार्मनी विद नेचर। सेकंड पॉइंट इज इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो नैरेटिव है ये अंडरस्कोर करता है फ्रेजिलिटी ऑफ नेचर एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमन एक्शंस के, जो भी ह्यूमन एक्शंस कर रहे हैं उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या प्रभाव हो सकते हैं एनवायरनमेंट पे। तो जो जैसे ये बताते हैं कि जैसे वो लड़की ट्रांसफॉर्म होती है ट्री में, तो transformation into a as equals transformation into a tree becomes a spectacle for profit and entertainment। ठीक है, तो ये बोल रही है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो ट्री में जब ये ट्रांसफॉर्म होती थी कि तो उस केस में लोग एंटरटेनमेंट वगैरह करते थे, मतलब एंटरटेनमेंट वगैरह में बैठ के बात बात करते थे। पर आजकल के टाइम पे ये खाली एक प्रॉफिट कमाने का साधन हो गया ट्री वगैरह को काट के पैसे कमाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एंड हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे को की एक वो दिखाता है, मिरर दिखाता है, जिसमें ये बताता है कि कुछ कुछ इश्यूज जैसे डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये अर्ज करते हैं हमें कि टू रिफ्लेक्ट ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें एंड इकोलॉजिकल बैलेंसेस को प्रिजर्व करें। सेकेंड पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज एम्पावरमेंट एंड रेजिलेंस। तो ये जो प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एडवर्सिटी के टाइम पे कैसे हम चीजों को हम अडेप्ट कर लेते हैं। और ये रेजिलेंस जो है वो पैरेलल होती है नेचर की कैपेसिटी की, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली विद इन दिस नेचर वी कांट ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू एनीवन एल्स, राइट। बट ये उसके पैरेलल चलता है, ये कुछ उसका कुछ रियल वर्ल्ड से सच लेना देना नहीं है। ये पर ये स्टोरी जो है ये रियल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से लेसन समझाती है कि आपके एक्शन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, दिस विल एनकरेज टू रिकॉग्नाइज द रेजिलियंस ऑफ, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया है हमारा, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अब हमारा कल्चर एंड एथिकल डायमेंशन। कल्चर एंड एथिकल डायमेंशन, तो ये जो स्टोरी है ये टच करती है अपॉन कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, इस स्टोरीज हमें क्या किन 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 चीजों के बारे में बताती है हमें कल्चरल वैल्यूज के बारे में एंड एथिकल कंसिडरेशन के बारे में रिगार्डिंग आवर ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। ये चैलेंज करती है हमें टू रिकंसिडर आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर वर्ल्ड। ठीक है, कि अपना एटीट्यूड को दोबारा वो बदलो, नेचर जो वर्ल्ड के प्रति तुम्हारा नेचर है उसको और बेटर करो एंड अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल अप्रोचेस के साथ एनवायरनमेंट का स्टीवॉर्डशिप करो। स्टीवॉर्डशिप मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करो जितना तुम्हारे बस की है। ठीक है, ये ये सब करने से आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो प्रिजर्व हो पाएगा ना, आप भी अपनी लाइफ को हैप्पीली जी पाओगे। तो इन कंक्लूजन जो फ्लावरिंग ट्री वुमेन टेल एड्रेस करती है टाइमलेस थीम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स एंड इकोलॉजिकल स्टीवॉर्डशिप दैट आर हाईली रेलेवेंट टू आवर प्रेजेंट डे कंसर्न। ठीक है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। एंड जो कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, और तो कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, नॉर्मल टेल थी ये, आपने पढ़ी होती तो आप खुद भी लिख देते। अब एक और हमें शॉर्ट नोट लिखने को आ गया है। तो शॉर्ट नोट में हमें क्या बोला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, दो टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला है एक यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि अगर हम साथ रहेंगे तो हम खड़े हो पाएंगे, मतलब अच्छे से हर प्रॉब्लम का सामना कर पाएंगे। जैसे हम डिवाइड हो गए वैसे ही हम लोग सारे पार्टेड हो जाएंगे and हर कोई हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर पाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, तो इसका अब आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सिंपल सा हमें समझ आ रहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब क्या है, कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, हम सारी कोई भी जंग हो कोई भी मुसीबत हो उन सबका सामना डट कर पाएंगे। वहीं अगर हम बिछड़ गए, अलग अलग हो गए, तो उस केस में हम गिर जाएंगे। गिर जाएंगे इन द सेंस कि हम सब फेल हो जाएंगे। ठीक है,
यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल एक फ्रेज है जो एक आइडिया बताता है कि अगर हम यूनिटी इन कॉर्पोरेशन से काम करें तभी हम सक्सेस वो सक्सेस है उसको एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं एंड चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, वेराज अगर हम डिसयूनिटी से काम करें एंड डिवीजन डिवाइड करें, अपने आप को अलग अलग काम करना प्रेफर करें, तो उस केस में क्या होगा, फेलियर हो सकता है एंड डाउनफॉल भी आ सकता है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है ये यूज करा गया था इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू आउट हिस्ट्री। ये जो कंसेप्ट है यूनिटी का वो यूज करा जा रहा है क्रॉस हिस्ट्री। स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी सक्सेस पानी है तो आपको एकता से रहना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी एकता ही ऐसी एक चीज है जिसके जो अगर आपके साथ है, अगर आप एकता से रहते हो तो आपको कोई भी ब्रोक नहीं कर सकता है। ठीक है। अब कर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। मतलब इसी का वो ये तुम्हारे ये इसके सब पार्ट है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल के। स्ट्रेंथ इन यूनिटी जो ये फ्रेज है अंडरस्कोर्स करता है द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स इन कोलैबोरेशन, जहाँ पे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स जो होते हैं वो साथ आते हैं, अपनी सारी स्ट्रेंथ साथ में मिलाते हैं, रिसोर्सेज अपने जितना पैसा वगैरह होता है वो सारा मिलाते हैं एंड जितने भी सब एफर्ट सब एकजुट होकर एफर्ट्स लगाते हैं किस चीज के लिए, एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। वो दिन रात मेहनत करके स्ट्रांग होते हैं एंड मोर इफेक्टिव होते हैं। इससे क्या होता है, जो यूनिटी होती है कैन बी सीन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग। ठीक है, इस तरीके की यूनिटी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कम्युनिटीज में देखने को मिलती है, नेशंस में, मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में आपको स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, इस टाइप की स्ट्रेंथ एंड यूनिटी देखने को मिलती है। अब सेकंड वन इज रेजिलियंस एंड सपोर्ट। इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं हम इस फ्रेज की, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल के। ठीक है, तो इसका सेकंड वन इज रेजिलियंस एंड सपोर्ट। तो यूनिटी है वो फोस्टर करती है म्यूचुअल सेंस ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट। ठीक है, यूनिटी क्या क्या कहती है कि आपको म्यूचुअल एक दूसरे से जब भी मदद की जरूरत हो तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से मदद लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो पीपल होते हैं उसको वो डिफिकल्ट टाइम्स को भी झेल पाते हैं, अपने चैलेंजेस को, फियर्स को, उन सबको का डट के सामना कर पाते हैं। ठीक है, और बाय स्टैंडिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इमोशनल, मोरल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू वन अनदर, एनहांसिंग ओवरऑल रेजिलियंस। वही। ठीक है, तो रेजिलियंस एंड सपोर्ट हो गया एंड थर्ड वन इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो यूनाइटेड एफर्ट्स आर मोर लाइकली टू अचीव सक्सेस। अगर आप साथ में मेहनत करोगे किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल सक्सीड एंड जो भी आपका आउटकम है उसको मीट आउट कर पाओगे। वेन एवर इन अचीविंग सोशल जस्टिस या पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए हमेशा बोला जाता है कि आप कोऑर्डिनेटेड रहो और वो यूनिटी से काम लो, जिससे आप पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनी। तो जो फ्रेज है वो इस हारमोनी की इंपॉर्टेंस भी हमें प्रस्तुत करता है, जहाँ जिसमें बोलता है कि अगर आप यूनिटी से रहते हो, एकता से रहते हो, तो कभी भी लड़ाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे कभी भी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आप यूनिटी से काम कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, इन द वहीं अगर आप यूनिटी के एब्सेंस हो जाओ, अलग अलग अपने तरीके से काम करने लगो, तो सब एक का बिलीफ अलग हो जाएगा, एक का बिलीफ अलग हो जाएगा। उससे क्या होंगे, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिवीजन होंगे, इंटरनल फाइट्स वगैरह होंगी। इससे क्या होगा, जो सोसाइटी होगी वो वीकन हो जाएगी एंड जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने का प्रोसेस था उसमें वो बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। ये हो गया हमारा डिवाइडेड फेस का मतलब, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। सेकंड शॉर्ट नोट ऑन विल बी ऑन एम्पथी, जो आपसे पूछा जा सकता है। एम्पथी क्या होता है, एम्पथी एक एबिलिटी होती है जिसमें आप कैसा दूसरा बंदा फील कर रहा है उस चीज को फील कर पाओ। ठीक है, इट इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम दूसरे की सिचुएशंस को, मतलब इट इन्वॉल्व स्टेपिंग इनटू द समवन एल्स शूज, दूसरे की तरीके की सिचुएशन को उसी के नजरिए से समझें। ठीक है, और इसी से ही आप क्या कर पाते हो, अगर आप ऐसा कर लेते हो आप एक्चुअल में उस पर्सन से कनेक्ट कर पाते हो एंड उससे जो आपकी रिलेशनशिप होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। एम्पैथी के क्या की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एम्पैथी के की एस्पेक्ट हो गया इमोशंस को समझना। एम्पैथी स्टार्ट होती है विद रिकॉग्नाइजिंग एंड कंप्रीहेंडिंग द इमोशंस एक्सप्रेस्ड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, जो एम्पैथी होती है वो उसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो इमोशंस को कॉम्प्रीहेंड करते हैं जो भी दूसरा पर्सन एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसमें हम एम्पैथी में हम चीजों को अटेंटिवली सुनते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं एंड जो भी हमारे वर्बल क्यूज वगैरह होते हैं उसकी तरफ सेंसिटिव रहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस के की एस्पेक्ट्स। सेकंड वन है शेयरिंग इमोशन।
ठीक है, अंडरस्टैंड करना ही काफी नहीं है, लिसन करना ही काफी नहीं है। एम्पैथी में आपको कैसा वो दूसरा पर्सन वो इमोशन क्या क्या इमोशन फील कर रहा है, उसी वे में आपको भी इमोशन फील करना पड़ेगा, जिससे आप उस पर्सन को बिल्कुल ही भली भांति जान पाओ कि वो उस पर्सन को किस चीज की जरूरत है, एंड कैसे आप उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जेन्युइन, हाँ मतलब आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे दिखाते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, बट इंस्टेड दे आर बीइंग जेलस फ्रॉम इनसाइड। तो एम्पैथी आपको सिखाता है कि आपको जेन्युइनली जॉय फील करना चाहिए। ठीक है, उस पर्सन अगर वो खुश है तो जेन्युइनली आपको खुश होना चाहिए, जेन्युइनली सैड हो अगर वो दुखी है तो। ठीक है, जेन्युइन इमोशन होने चाहिए, फेक इमोशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वन इज वैलिडेशन एंड सपोर्ट। तो जो एम्पैथी है वो वैलिडेट करता है एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स को दूसरों की, जिसमें वो दिखाता है कि जो इमोशंस हैं वो रियल है। बाय एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग देयर इमोशनल स्टेट, जो एम्पैथी है वो प्रोवाइड करता है कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस। ठीक है, अब एम्पैथी को कल्टीवेट करने का ये मतलब होता है कि आप एक्टिवली दूसरे पर्सन की बात को सुनो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन वगैरह को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, एंड जो भी एक्सपीरियंसेस वगैरह हो रहे हैं उसके लिए ओपन अप रहो। ये नहीं कि आप अपने बिलीव सेट कर लो, उसके बाहर के पर्सपेक्टिव को आप देखो ही ना। यू शुड बी ओपन टू सी एवरी पर्सपेक्टिव ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर एंड ब्यूटिफुल एम्पैथेटिक वर्ल्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें मैंने पॉइंट बहुत सारे लिखे हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ कुछ शॉर्ट भी कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, एक और 6 क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिला है, एग्जाम में देखने को मिला है, दैट इज कमेंट ऑन श्री अरबिंदोस इंट्रोडक्शन टू गीता। तो जो श्री अरबिंदोस इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता क्या है, जो श्री अरबिंदोस हैं हमारे, ठीक है, तो उन्होंने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये क्या है, ये एक्सप्लोरेशन है। तो उन्होंने वो अपनी बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। ये एक प्रोफाउंड एंड इल्यूमिनेटिंग एक्सप्लोरेशन है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। ये हिंदू एंशियंट हिंदू स्कल्पचर में जो हमारा स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एसेंस है उसको ये भली भांति जानने में मदद करता है। रिटर्न विद क्लैरिटी एंड डेप्थ। इसमें जो श्री अरविंदोज ने भगवत गीता के बारे में लिखा था, इंट्रोडक्शन टू गीता, गीता के बारे में लिखा था, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से एंड डेप्थ में लिखा है कि जो श्री अरविंदो का जो इंट्रोडक्शन था वो उसका मेन मोटिव था तो जो गीता है उसको एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में तैयार करना। ठीक है, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में तैयार करना, और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी जो है इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी की, उसकी रेलेवेंस चेक करना, रेलेवेंस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमैनिटी एज अ होल। श्री अरबिंदोस कम्युनिटी के की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, पहला हो गया स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो श्री अरबिंदो हाईलाइट द गीता टीचिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द सोल। ठीक है, जो श्री अरबिंदो हैं वो हाईलाइट करते हैं गीता की टीचिंग को, कि कैसे गीता की टीचिंग की मदद से जो आपकी आत्मा है उसका विकास होता है, एंड आपकी कैसा आप कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर पाते हो। ठीक है, वो इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, वो श्री अरबिंदो कैसे गीता को स्टार्ट करते हैं विद अर्जुन, अर्जुन के डिलेमा, जो अर्जुन जो एक पांडव पुत्र था उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहे थे लड़ाई करते टाइम, एंड उसको कैसे श्री कृष्ण आंसर देके हेल्प कर रहे थे। ठीक है, इसमें वो बताते हैं कि जैसे अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चन फेस करता है, डिलेमास प्रॉब्लम फेस करता है, वैसे ही आज के टाइम पे भी लोग इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड उसके सॉल्यूशंस उसमें लिखे हुए थे, तो जिससे लोगों को एक जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला गोल था वो अचीव होने में मदद हो रहा था। ठीक है, ये हो गया की एस्पेक्ट्स में से एक हो गया स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। एक सिंथेसिस ऑफ पाथ, सिंथेसिस ऑफ पाथ मतलब जो श्री अरविंदो थे उन्होंने इलिक्विडेट किया था जो गीता है उसके गीता के क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स उसमें स्टेट करे गए हैं योगा के। जैसे उसमें कर्म योगा बताया गया, कर्म योगा कहता है, कर्म योगा कहता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ योगा कौन कौन से हैं, एक है कर्म योगा। कर्म योगा क्या कहता है कि आपको हमेशा सेल्फलेस एक्शन लेना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जो सेल्फिश टाइप हो, मतलब आपको अपने सेल्फलेस रहना चाहिए। ठीक है, योगा सेल्फलेस एक्शन, अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, योगी कर्म योगा। भक्ति योगा क्या कहता है, द योगा ऑफ डिवोशन, आपको संपूर्ण सरेंडर कर देना चाहिए इन फ्रंट ऑफ गॉड, एंड फुली डिवोटेड हो जाना चाहिए टुवर्ड्स द गॉड। एंड जनाना योगा, जनाना योगा क्या है, द योगा ऑफ नॉलेज, मतलब ऐसे वो योगा जिसकी मदद से आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, नॉलेज प्राप्त, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, उन्होंने एम्फोसिस किया कि जो ये पाथ्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली एक ही को अचीव कर पाओ आप योगा की मदद से, जब आप बट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये इसमें ऐसा होता है कि मान लो अगर आप कर्म योगा को अचीव कर लिया तो आप धीरे धीरे भक्ति योगा को भी अचीव कर पाओगे, भक्ति योगा को भी अचीव कर लिया तो आपको जनाना योगा की भी प्राप्ति होगी।
ठीक है, यही है इसमें स्पिरिचुअल स्टेजेस दे रखी थी। एंड थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल मैसेज। जो श्री अरबिंदो हैं, उन्होंने गीता की टीचिंग को एक यूनिवर्सल मैसेज के रूप में प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे रिलीजियस बाउंड्रीज क्या क्या है और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। उन्होंने इंटरप्रेट किया कृष्णा की टीचिंग अर्जुना को एज अ टाइमलेस विजडम, जो आज के टाइम पे भी जो उन्होंने टीचिंग दी थी वो उसको आज के टाइम पे भी आप कैसे एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकता है इन ऑर्डर टू अचीव इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ पर्पस। रेलेवेंस टुडे, वही जो श्री अरबिंदो ने इंट्रोडक्शन दिया था, कंटिन्यूज टू रेजोनेट टुडे, वो आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर इट्स टाइमलेस इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर के लिए टाइमलेस इंसाइट देता है, कि मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, इंसाइट्स देता है, जिससे एक ह्यूमन को एक हैप्पी लाइफ जीने में बहुत हेल्प मिलती है। ये ऑफर करता है पर्सपेक्टिव जिससे जो इनकरेज करता है इंडिविजुअल को टू सीक इनर हार्मनी, एथिकल लिविंग एंड अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन इन द मिड्स ऑफ लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, ये हो गया रेलेवेंस टुडे, आज के टाइम पे भी इसकी क्या रेलेवेंस है। तो इसमें बस यही है कि ओवरऑल जो श्री अरबिंदो की इंट्रोडक्शन टू गीता थी, इसका एक प्रोफाउंड एक्सपोजिशन था जो एनरिच करता है रीडर की अंडरस्टैंडिंग को ऑफ भगवत गीता एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ये सर्व करता है एज अ गाइडिंग लाइट फॉर दोज ऑन अ क्वेस्ट फॉर सेल्फ। भगवत गीता उन लोगों को बहुत एक लाइट देता है, डार्कनेस में एक रे ऑफ लाइट देता है, जिसकी मदद से आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर पाते हो, मॉरल क्लैरिटी मिल पाती है आपको, एंड आपको स्पिरिचुअल अवेकन करने में हेल्प मिलती है, making it a timeless and invaluable commentary on one of the humanity's most revered scripture। वही, ये आपको इनवैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करता है ऑन ह्यूमैनिटी, जिसपे आपको ओवरऑल मतलब फिजिकल के साथ आपका जो मेंटल हेल्थ होता है एंड जो आपका डिसीजन मेकिंग स्किल होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो कर लेते हैं, बट उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको सारे पीवाईक्यूज एंड जो ये पीडीएफ है उस पर ही मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। राइट, ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वामी विवेकानंदा हैं उनका इंपॉर्टेंस बताओ, जो उन्होंने मैसेज दिया था टॉलरेंस पे एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड इट्स रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। तो जो स्वामी विवेकानंदा हैं वो एक प्रोमिनेंट फिगर है इंडिया के स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लैंडस्केप की ड्यूरिंग द 19 एंड 20th सेंचुरी, जो एम्फोसिस करती है कि आपके अंदर सहने की कितनी क्षमता है एंड एक्सेप्ट कितना आप रिलीजियस बिलीफ, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ को एक्सेप्ट कर पाते हो। स्वामी विवेकानंद ने यही मैसेज दिया था कि आपके अंदर वो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और जितने भी डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको एक्सेप्ट करना आपके अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको एक आप सोसाइटल हार्मनी में जी सको, सोसाइटल हैप्पीनेस में जी सको एंड अपनी स्पिरिचुअल की ग्रोथ कर सको, इवोल्यूट कर सको। तो जो उनके मैसेज थे वो रिमेन, वो अभी आज के टाइम पे भी रेलेवेंट रहते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ रीजन है इसके, जो हम इसी वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो जो स्वामी विवेकानंदा है उन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हर रिलीजियन का अलग अलग पाथ होता है, बट उनका जो मंजिल होती है, उनका जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो सेम रहता है। उन्होंने ये भी एम्फोसिस किया कि मतलब उन्होंने अलग अलग बिलीफ्स को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या अपने पॉइंट्स दिए थे, कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की सबकी मंजिल का सबका वो जाने का तरीका अलग है, पर सबको पहुंचना है एक ही मंजिल पे। उन्होंने एम्फोसिस किया कि दैट डाइवर्सिटी कि जितना ज्यादा रिलीजियस बिलीफ में डाइवर्सिटी होगी उससे ह्यूमैनिटी और ज्यादा एनरिच होनी चाहिए रादर देन डिवाइडेड, क्योंकि ऐसा कुछ होगा कि जैसे जो एक बंदे की बिलीफ है उसमें कुछ पॉजिटिविटी ढूंढो, जो दूसरे पर्सन की बिलीफ है उसमें से कुछ पॉजिटिविटी ढूंढो, तो इससे आपकी ह्यूमैनिटी एनरिच होनी चाहिए ना कि डिग्रेड। तो आज के इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, जहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज आजकल बहुत कॉमनली इंटरेक्ट करती हैं, ये वहां पे आपको एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्पिरिट को फॉस्टर करना चाहिए, एक पीसफुल अग्रीमेंट साइन करने के लिए विद द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट इज काउंटर एक्टिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो रिलीजियस इंटॉलरेंस होती है हमारी, इन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो आजकल के टाइम पे भी परसिस्ट करते हैं। ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो उनकी टीचिंग है वो प्रोवाइड करती है काउंटर बैलेंस। ठीक है, वो कैसे काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करती है स्वामी विवेकानंद की टीचिंग? बाय प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस रिलीजियस बाउंड्रीज। तो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग है वो
हमें रिस्पेक्ट प्रमोट करना और रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं हमें अलग अलग धर्म की, एंड साथ साथ जो अलग अलग रिलीजियस बाउंड्रीज हैं उनके बारे में समझना सिखाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवोकिंग देम या पोकिंग देम। थर्ड वन इज एनकरेजमेंट ऑफ ओपन माइंडेडनेस। तो स्वामी विवेकानंद है वो अर्ज करते हैं इंडिविजुअल को कि वो जितने भी रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको ओपन माइंड से देखें एंड यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सेप्ट करें। ठीक है, जिस जिस ना कि उसको अगेंस्ट में बोलें। ठीक है, इन अ टाइम जहाँ पे पोलराइजेशन एंड डोगमेटिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को का बैरियर बनता है, उस केस में जो ये जो इनका मैसेज है अपने स्वामी विवेकानंद जी का, वो इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी टुवर्ड्स डिफरेंट व्यू पॉइंट। ठीक है, मतलब आपको डिफरेंट अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग नजरिए से दूसरे पर्सन की सिचुएशन को देखना, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हमें इस मैसेज के थ्रू सिखाते हैं। फोर्थ वन है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। तो विवेकानंदा जी की टीचिंग है वो इंटीग्रेट करती है स्पिरिचुअल विजडम को विद प्रैक्टिकल लिविंग। और जो वो उनका जो एम्फोसिस होता है, उनका जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है, वो खाली रिलीजियस बिलीफ पे नहीं होता, बट साथ ही साथ उनका जो मेन फोकस होता है वो ह्यूमन डाइवर्सिटी पे होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं कल्चरल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और जो ये होलिस्टिक अप्रोच होता है प्रमोट करता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो रिस्पेक्ट करता है, लर्न करता है हर यूनिक पर्सपेक्टिव से। फिफ्थ वन इज रेलेवेंस इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के, जहाँ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मल्टी रिलीजियन फॉलो होते हैं, मल्टी जैसे फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हर रिलीजियस बिलीफ को रिस्पेक्ट करा जाता है, वो क्रूशियल होता है फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। अगर आप किसी दूसरे पर्सन रिलीजन के रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो भी आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसे जो सोसाइटी का ग्रोथ होगा वो हिंडर होगा, एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी उससे से। जो स्वामी विवेकानंद का मैसेज है वो प्रोवाइड करता है एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क जो सपोर्ट करता है किस चीज को, इंटीग्रेशन सेलिब्रिटी ऑफ डाइवर्सिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू अ हार्मोनियस सोसाइटल फैब्रिक भाई। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्लियर है। सिक्स पॉइंट इज इंस्पिरेशन ऑफ वेट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ना। सिक्स पॉइंट इज इंस्पिरेशन ऑफ इंटरफेथ डायलॉग। तो जो स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ और टीचिंग है वो इंस्पायर करती है हमें एक एज अ फेथ, एक इंटरफेथ डायलॉग, मतलब ऐसा एंड कोलैबोरेशन क्रिएट करना जिसमें जो कॉमन चैलेंजेस हैं जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो सारे खत्म हो सके। जो उनका मैसेज है वो इनकरेज करता है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज को कि वो अपना अपने जो बिलीफ्स हैं उससे बाहर निकलें एंड यूनिटी से वर्क करें, साथ में काम करें फॉर द कॉमन गोल एंड सोसाइटी की डेवलपमेंट होने में मदद करें। ये हो गया इंस्पिरेशन ऑफ इंटरफेथ डायलॉग। अब इन कंक्लूजन जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो एम्फोसिस करते हैं कि अगर आप अपने आप को सहन कर सकते हो और अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो इससे आपको जो विजडम प्रोवाइड होगा वो टाइमलेस होगा, वो इनफाइनाइट विजडम आपको प्रोवाइड होगा। एक इनफाइनाइट सिद्धि की प्राप्ति होगी आपको, जो आपको कि जिसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट कर पाओ, उसको सीख पाओ, तो जो सोसाइटी है वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ेगी, और साथ साथ जो उनका कलेक्टिव प्रोग्रेस होगा उससे एक हार्मोनियस ग्रोथ क्रिएट होगी ऑफ अ कंट्री, राइट। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो ये था बड़ा सा 7 क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट पीडीएफ, जिसमें हमने कल्चर कम्युनिकेशन के जो पीवाईक्यूज थे, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं, उनको डिस्कस किया। एंड आई होप आपको भी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब। बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चंस को देखना है एंड आंसर्स खुद लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड है तो आप खुद भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। बट एंड नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपका मन हो तो। अगर आपको करियर गाइडेंस या जो पार्ट टाइम वर्क एंड पैसिव इनकम कोर्सेज इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, नाउ आई एम टायर्ड टू, मुझे भी नींद आ रही है अब। ठीक है, तो बस ये वीडियो मैं अपलोड करके अब सो जाता हूँ, और आप लोग भी सो जाना अच्छे से, एग्जाम अच्छे से देना। डो नॉट वरी, लाइक आराम से पेपर लिखना, कोई इशू नहीं है, ऐसे टफ पेपर नहीं है, बट गिव योर बेस्ट। आलस में दिखाना पेपर देते टाइम पे, ठीक है, मतलब अच्छे से फ्रेश माइंड होके जाना। बस यही, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड डू शेयर मी और रिस्पॉन्सेज कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।